चंपारण गांव में मुरली नाम का एक छोटा किसान रहता था। उसके पास उसके पूर्वजों की एक छोटा जमीन का टुकड़ा था, जिसमें खेती करके वो अपना गुजारा करता था। मुरली के घर में उसका छोटा भाई गुड्डू रहता था। गुड्डू जब 2 साल का था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। गुड्डू की देखभाल मुरली ने ही की थी। वो एक माँ की तरह उसका ख्याल रखता था। अब गुड्डू 8 साल का हो गया था और मुरली खेत के कामों के साथ साथ गुड्डू का भी देखभाल करता था। एक दिन मुरली गुड्डू को स्कूल के लिए तैयार कर रहा था, तभी गुड्डू कहता है, दादा एक बात पूछूं क्या, मुझे बताइएगा। हाँ मेरा बच्चा, पूछना। क्या पूछना है तुम्हें? दादा ये माँ क्या होती है? सब बच्चों की माँ है, पर मेरी माँ क्यों नहीं है? सब बच्चों के पास माँ और बाबू दोनों है। मेरे पास मेरा बाबू तो है आप, मगर मेरी माँ कहाँ है? मुरली ये सुनकर सुन पड़ गया और वो कुछ भी बोल ना सका। बोलिए ना दादा, मेरी माँ कहाँ है? सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं और कहते हैं मेरी माँ मर गई। दादा माँ मर के कहाँ चली गई, जो इतने दिनों में वो मुझसे मिलने भी नहीं आई? बोलिए ना दादा, आप चुप क्यों हैं? मुरली शांत बैठा रहा। वो बस गुड्डू की बातें ही सुन रहा था। उसने आज तक गुड्डू को कभी उसके माँ पिताजी के मरने के बारे में नहीं बताया था। गुड्डू मेरा बच्चा, हमारी माँ ईश्वर के पास चली गई है और उनके साथ हमारे बाबूजी भी चले गए। और जो लोग भगवान को ज्यादा पसंद आते हैं वो उनको अपने पास बुला लेते हैं। दादा मुझे भी मेरी माँ चाहिए। सारे बच्चों को उनकी माँ ही खाना खिला देती है। मुझे भी माँ के हाथों से खाना खाना है। मुझे माँ ला दो ना दादा। बोलो ना दादा, आप चुप क्यों हैं? मुझे भी माँ चाहिए दादा। मुरली कुछ नहीं कहता है। वो मासूम गुड्डू की बातें सुनकर मायूस हो गया, मगर वो कर भी क्या सकता था। वो गुड्डू के लिए गांव के ही स्कूल जाने लगा। कुछ देर जाते ही उसे गांव की विमला काकी मिलती हैं। अरे बेटा मुरली, और कितने दिन ऐसे रहेगा अकेले, और कितना गुड्डू का ख्याल रखेगा तू? अब तो शादी कर लो। मेरे रिश्तेदार में एक लड़की है, तुम कहो तो मैं बात करूं। नहीं नहीं काकी, अभी शादी नहीं करनी है। अभी तो मैं गुड्डू की देखभाल कर रहा हूँ। शादी हो गई तो पता नहीं वो लड़की मेरे गुड्डू को अपना बेटा समझेगी कि नहीं। और ये मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा है। इसको मैं किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। अरे बेटा, इसीलिए तो कह रही हूँ शादी कर ले। अकेले गुड्डू की देखभाल नहीं कर सकता है। तू काम पर जाएगा कि घर पर ही इसका ख्याल रखेगा? और वो लड़की बहुत ही सुशील और संस्कारी है। वो भी गुड्डू को बेटे के जैसा ही प्यार करेगी। विमला काकी की बात सुनकर मुरली चुप रहता है और गुड्डू को स्कूल छोड़ने चला जाता है। शाम को जब दोनों घर पर होते हैं तो मुरली गुड्डू को खाना खिलाता है, मगर गुड्डू नहीं खाता। दादा आज भी स्कूल में सारे बच्चों अपनी अपनी माँ के बारे में बात कर रहे थे। मुझे भी अब मेरी माँ चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये कैसी जिद कर रहा है गुड्डू? बताया ना, हमारी माँ भगवान के पास चली गई है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। चलो जल्दी से खाना खा लो। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अभी क्या, कभी नहीं खाऊंगा। जब तक आप मुझे मेरी माँ लाकर नहीं दोगे, मैं नहीं खाऊंगा खाना। गुड्डू मुरली की किसी भी बात को मान नहीं रहा था। वो बस मुरली को सुनाए जा रहा था। गुड्डू किसी भी तरह समझने को तैयार नहीं था। थक हार कर मुरली को गुड्डू की बात माननी पड़ी।
अगली सुबह होने पर मुरली उसी बिमला काकी के घर गया और उनके एक रिश्तेदार की लड़की जिसका नाम सुंदरी है उससे ब्याह कर घर ले आया। घर आते ही सुंदरी को देखकर गुड्डू खुशी से झूम उठा। दादा, ये कौन है? ये मेरी माँ है क्या? गुड्डू, ये तुम्हारी भाभी है और तुम्हें इसको भाभी माँ बुलाना है। क्या? भाभी माँ? ये मेरी भाभी माँ है? हाँ गुड्डू, ये तुम्हारी भाभी माँ है। चलो अब तो खाना खा लो। हाँ हाँ दादा, अब मैं जरूर खाना खाऊंगा। बल्कि अब तो मैं अपनी भाभी माँ के हाथ से ही खाना खाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे दोस्तों को बता के आता हूँ कि मेरे पास भी मेरी भाभी माँ आ गई है। इतना कहकर गुड्डू बाहर चला गया अपने दोस्तों को बताने। उसके जाते ही मुरली सुंदरी से कहता है, यही है मेरा भाई गुड्डू और इसी की जिद की वजह से मैंने तुमसे शादी करी। मैंने गुड्डू को एक पिता की तरह पाला है, तुम भी उसे एक माँ की तरह ही रखना। जब वो बहुत छोटा था तो हमारे माता पिता हमें छोड़ के चले गए। मैंने उसे पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे एक माँ की कमी महसूस होने नहीं दोगी। जी आप निश्चित रहिए, मैं आपके बारे में सब जान कर ही आई हूँ। और सच कहो तो मैं गुड्डू की वजह से ही आपसे शादी की हूँ। मैं भी उसे माँ का प्यार देना चाहती हूँ। मैं उसे अपना बेटा बनाकर पालूंगी। गुड्डू अपनी भाभी माँ को देखकर बहुत खुश था। उसे अब अपनी माँ मिल चुकी थी। अब वह उसी के साथ स्कूल भी जाता था। दोनों साथ साथ में ही खाना खाते थे और सुंदरी भी गुड्डू को अपने बेटे जैसा ही प्यार करती थी। वो गुड्डू को माँ की कमी नहीं होने देती थी। देखते ही देखते कुछ साल गुजर गए और अब गुड्डू बड़ा हो गया। एक दिन गुड्डू बाहर से चिल्लाते हुए आता है, भाभी माँ, ओ भाभी माँ, देख तेरा बेटा पूरे कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, आखिर बेटा किसका है? अब तो तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। शहर? शहर क्यों जाना है भाभी माँ? आगे की पढ़ाई मैं अपने गांव में ही पूरी कर लूंगा। मैं अपनी भाभी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है बबुआ, तुम्हारे दादा तो शहर में बात कर भी लिए हैं। अरे ऐसे कैसे बात कर लिए? मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ। तभी वहाँ बाहर से मुरली आता है। अरे भाई, किसने क्या कह दिया? मुझे भी तो कोई बताओ। दादा अपने शहर में मेरे आगे की पढ़ाई के लिए बात कर लिया है और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई, तो इसमें बताने वाली क्या बात है? तुम्हें आगे की पढ़ाई तो करनी है ना, तो उसके लिए तुम्हें शहर जाना ही होगा। अरे मेरे भोले दादा, इसमें शहर जाने की क्या जरूरत है? मैं तो गांव से ही आगे की पढ़ाई कर सकता हूँ और वैसे भी आप दोनों से अलग होकर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। कॉलेज के समय भी तुमने ऐसा ही किया था। उस समय तो मैं तुम्हारी बात मान लिया था और गांव में ही कॉलेज की पढ़ाई की तुमने, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। तुम आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाओगे अब बस। अरे दादा, मैं आपको कैसे समझाऊं? शहर में पढ़ने से रहने का, खाने का बहुत खर्चा होता है और ऊपर से पढ़ाई का तो खर्चा बहुत महंगा होता है। महंगे सस्ते की तुम फिक्र मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। तुमको बस जाकर पढ़ना है। आपने इंतजाम कर भी लिया, लेकिन कैसे? वहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, वो भी एक बार में ही। आपने इतने सारे पैसे का इंतजाम कैसे किया? मैंने कहा ना, तुम इस बारे में अब कुछ मत सोचो, मैं सब कर लूंगा। गुड्डू के बहुत जिद करने पर मुरली को बताना पड़ता है। मैंने अपने खेत जमींदार को गिरवी रखवा दिए हैं, उसी से पैसों का इंतजाम हो गया। क्या? अपने खेत गिरवी रख दिए? ऐसा क्यों किया दादा आपने? पहले ही मेरे कॉलेज के लिए इतनी सारी जमीन बेच दिए हो, एक ही तो खेत बचा है, वो भी गिरवी रख दिया। ऐसा क्यों किया दादा, बताइए। शाम होने पर सुंदरी मुरली से कहती है, सुनो जी, कुछ बात करना था। आप खेत को गिरवी क्यों रखें? हमारे पास तो बस एक वो खेत ही बचा है, उसको भी गिरवी रख दिए।
बाकी सब तो बिक गया, ये भी अगर चला जाएगा तो आगे हमारा क्या होगा? और कल को अगर हमारे बच्चे होंगे तो उनका भी तो कुछ होना चाहिए। सुंदरी, आज ये बात बोल दी है, लेकिन आगे से दोबारा कभी मत बोलना। गुड्डू मेरा भाई ही नहीं, मेरा बेटा है। और क्या हमारा बच्चा होता तो उसके लिए ये सब हम नहीं करते? तुम्हारे मन में ये बात आई कैसे? आप गुस्सा मत होइए जी, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। और गुड्डू मेरा भी बेटा है, उसके लिए आज तक मैंने खुद का बच्चा नहीं किया। मैं तो इसलिए कह रही थी कि हम वो खेत कैसे छुड़ाएंगे। इसकी चिंता तुम मत करो, जब मेरा गुड्डू नौकरी करने लगेगा तो वो खेत छुड़ा लेगा। अब तुम खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। अगली सुबह होने पर मुरली गुड्डू को बैलगाड़ी में बैठाकर शहर ले जाता है। समय गुजरते गए और कई साल गुजर गए। अब मुरली डेयरी पर जाकर छोटी मोटी काम किया करता था और उसका एक बेटा भी हो गया था। सुनो जी, शाम को आते वक्त मुन्ना के लिए जलेबी लेते हैं ना, वो खाने की जिद कर रहा था। और हाँ, गुड्डू की खबर आई है, वो 2 दिन में आ ही रहा होगा। क्या मेरा गुड्डू आ रहा है? कैसा दिखता होगा? अब उसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। अब तो शादी की भी उम्र हो गई है उसकी। अब एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देंगे। हाँ बाबा, करवा देना। अब आ रहा है ना तुम्हारा लाडला, अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब मैं काम पर जाता हूँ। एक दिन सुंदरी काम कर रही थी और मुरली बैठा मुन्ना के साथ खेल रहा था। तभी दरवाजे पे किसी की दस्तक हुई। कदमों की आहट से सुंदरी का दिल धड़क उठा और भागते हुए दरवाजा की तरफ दौड़ी। दरवाजे पर पहुंचकर देखा, वहां एक बहुत ही सुंदर सा लड़का था और उसके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी। मुरली भी दरवाजे पे आकर देखा तो ये गुड्डू है। गुड्डू मेरा बच्चा, कैसा है तू? कितना बड़ा हो गया है, तू तो एकदम शहरी लग रहा है रे। और ये लड़की कौन है? भाभी माँ, ये मेरी पत्नी है। इतना सुनना था कि मुरली और सुंदरी के पैरों से जमीन छीन गई। वो दोनों चुपचाप एकटक होकर बस गुड्डू के तरफ देखे जा रहे थे, मानो किसी ने उनसे उनकी जिंदगी छीन ली हो। कुछ देर शांत रहने के बाद मुरली कहता है, क्या कहा तुमने? ये तुम्हारी पत्नी है? मतलब तुमने शादी कर ली और हमको बताना भी जरूरी नहीं समझा? दादा, वो ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। क्या जीवन का इतना बड़ा फैसला लेने में तुम्हें मुझसे बात करने तक का समय नहीं मिला? सुनो जी, अंदर चलकर बात करते हैं। ये लोग दूर से आए हैं, बैठकर बात करते हैं। मुरली गुस्से में था, वो वहां से चला जाता है। सुंदरी दोनों को अंदर ले जाती है। भाभी माँ, आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना? हमने शादी बहुत जल्दबाजी में की, आप दोनों को खबर देने का समय ही नहीं मिला। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा दुख हुआ। हमने क्या क्या सोच रखे थे तुम्हारे लिए, और तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला में हम शामिल नहीं थे। ये सबसे बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। मुझे माफ कर दो भाभी माँ, मैंने तुम्हें दुख दिया। दादा भी मुझसे नाराज हैं। आप मना लो ना उनको, आप कहेंगे तो वो फटाक से मान जाएंगे। उनका नाराज होना तो बनता है, उन्होंने तुम्हें एक बेटे की तरह पाला है, मगर तुम्हारी शादी देखने भी नहीं सके वो। खैर, जो हुआ सो हुआ, तुम चिंता मत करो, वो कुछ दिन में अपने आप शांत हो जाएंगे। तुमसे इतना प्यार जो करते हैं। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। सुंदरी के जाते ही गुड्डू की पत्नी कहती है, सुनो गुड्डू, आज के लिए बहुत ड्रामा हो गया। जल्दी से अपने भैया भाभी को मनाओ और अपना हिस्सा लो और चलो यहाँ से। मैं इतने छोटे से रूम में कैसे रहूंगी? जल्द से जल्द अपना हिस्सा लो और चलो यहाँ से। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। रूपा, दादा नाराज है अभी, उनकी नाराजगी खत्म होने में थोड़ा सा तो समय लगेगा। जैसे ही वो थोड़ा शांत होंगे तो मैं बात करूंगा,
तब तक तुम किसी तरह संभालो। गुड्डू और रूपा की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग सिर्फ यहाँ अपना हिस्सा लेने आए हों। गुड्डू की शादी के बाद पूरे गांव में फैल गई थी अब। अरे बेटा मुरली, सुना है तुम्हारे भाई ने शहर में शहरी लड़की से ब्याह कर लिया है। हाँ काकी, सही सुना है। सबसे दुख की बात यह है कि उसने हमको बताया भी नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़ो, जाने दो, बच्चा है। नाराजगी छोड़ो और दोनों को माफ करके खुशी से अपना लो। तुम बड़े हो, अपना बड़प्पन दिखाओ। मुरली कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। मुरली की नाराजगी अब खत्म हो गई थी। तब गुड्डू मुरली से कहता है, दादा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ गुड्डू, बोलो, क्या बात है? इतना घबरा क्यों रहे हो? दादा, दरअसल बात यह है कि मुझे मेरा हिस्सा दे देते। मैं शहर में खुद का एक व्यापार खोलना चाहता हूँ। इतना सुनना था कि एक बार फिर से मुरली और सुंदरी को धक्का लगता है। गुड्डू की बातें सुनकर दोनों सुन पड़ जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। ऐसा लगता है मानो आसमान गिर गया है उनके ऊपर। क्या क्या कहा तुमने? तुमको हिस्सा चाहिए? गुड्डू, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें हिस्सा चाहिए? तुम किस हिस्से की बात कर रहे हो? वही हिस्सा भाभी, जो आज तक आप और भैया अकेले लिए बैठे हैं। हमको हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम शहर जाकर कोई बिजनेस करेंगे। रूपा, ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? तुम लोग वापस से शहर चले जाओगे? और गुड्डू, तुम्हें तो पता है ना, हमारी सारी जमीन तुम्हारी पढ़ाई में बिक गई और एक खेत जो जमींदार को गिरवी रखे है, तुम्हें तो पता ही है। हम तो तुम्हारे ही आस में थे कि तुम्हारी नौकरी लगने पर वो खेत छुड़ाएंगे, और तुम अभी ऐसे बातें कर रहे हो। क्यों भाभी, इतने सालों में आप लोगों ने एक खेत नहीं छुड़वाया है? आप लोग गुड्डू के ही आस में बैठे हुए थे क्या? ठीक है, माना कि खेत नहीं छुड़वाया, मगर इतना बड़ा मकान तो है, इसको आप लोगों ने अपना बना रखा है। ये मकान तो आप दोनों के माँ पिताजी का है ना, तो इस पर गुड्डू का भी हक है। हम वही हक लेने आए हैं। रूपा की बात सुनकर मुरली और सुंदरी दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करे। मुरली थोड़ा संभल कर बोलता है, गुड्डू, ये तुम्हारी पत्नी क्या बोल रही है? तुम इसको कुछ नहीं बोलोगे? मैंने तुम्हें बचपन से एक पिता की तरह पाला है। तुम्हारे लिए हमने अपना बच्चा नहीं किया है। तुम्हारी खुशी से हम खुश होते हैं। वो सब का सिला तुम हमें ऐसे ही दे रहे हो। भैया, पिता बनने और पिता होने में बहुत फर्क होता है। अगर गुड्डू के पिता आज जिंदा होते तो इसका हिस्सा दे देते, ना कि आपकी तरह हड़प कर बैठते। इतना सुनना था कि सुंदरी आग बबूला हो गई। वो चिल्लाकर कहती है, रूपा, तुम क्या बोल रही हो? एक बार सोच कर बोलो, कुछ भी बोले जा रही हो। अरे तुम क्या जानती हो हमने क्या क्या किया है गुड्डू के लिए? अरे तुम्हें तो पता ही नहीं है, मगर जिसको पता है वही मुंह में दही जमा के रखा है। बोलते क्यों नहीं हो गुड्डू? अब बोलो, चुप क्यों हो? भैया, भाभी, आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मगर अब मैं खुद ही कुछ करना चाहता हूँ। मैं एक कारोबार शुरू करना चाहता हूँ खुद का, इसीलिए मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये मकान बेचकर मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। गुड्डू के मुंह से भैया और भाभी सुनकर मुरली समझ गया कि ये मेरा पहले वाला गुड्डू नहीं रहा। वाह मेरे भाई वाह, मैं दादा से भैया और सुंदरी भाभी माँ से भाभी हो गई। अब तुमसे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, कल के कल तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। रात को मुरली और सुंदरी दोनों चिंता में बैठे थे। ए जी, हम ये घर बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? एक ही तो घर था हमारा, ये छत भी छीन जाएगा तो हम मुन्ना को लेकर कहाँ जाएंगे? अब जो होगा देखा जाएगा, कल उसको हिस्सा दे देंगे। कहाँ जानते थे कि मेरा भाई ही मेरा पीठ पर वार करेगा। यही ईश्वर की मर्जी है, तो क्या कर सकते हैं। दुख तो बस इस बात का है कि ये घर हमारे माँ पिताजी की आखिरी निशानी है, वो भी अब चला जाएगा।
अगली सुबह होने पर मुरली घर को बेचकर गुड्डू का हिस्सा दे देता है और गुड्डू अपना हिस्सा लिए शहर चला जाता है। दूसरी तरफ मुरली पत्नी और बेटा के साथ गांव के ही एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगा।